ये है मेरे हाथ में Realme का 9 Pro Plus और इस फोन को यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लगभग 10 दिन से। और अभी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि इस फोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है और सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक आम यूजर के लिए कहानी क्या रहती है और लोगों को एक जरूरत क्या रहती है। क्या Realme 9 Pro Plus के 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है या फिर ओवर प्राइस निकल जाता है, और कहां इस फोन में कमियां भी छूट गई है, सबके बारे में बात करने वाले ताकि आप लोग अपनी परचेज का एक बेटर डिसीजन यहाँ पे ले सकें। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है प्लीज यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे बिल्कुल से सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ उसकी कीमत के बारे में। लगभग 25,000 रुपए का आपको देखने को मिलता है Realme का 9 Pro Plus। और यहाँ पे ये जो 6GB 128GB वाला मॉडल है, इसके साथ ही 26,999 में इसका 8/128 मिलता है। और इसका जो टॉप एंड मॉडल है जो कि यहाँ पे मेरे पास है 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला, ये मिलता है 28,999 यानी कि 29,000 का। बस बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इनिशियली अभी यहाँ पे 2,000 रुपए का HDFC कार्ड ऑफर मिल रहा है जिससे आपको थोड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है। लेकिन इतनी ज्यादा कीमत हो गए और पहली बार हम देख रहे हैं कि Realme की जो नंबर सीरीज रहती है उसमें एक Pro Plus वर्जन भी आया है और उसकी कीमत 20,000 के ऊपर चली गई है। तो क्या इस प्राइस में क्या ये वर्थ है कि नहीं है? देखो, सबसे पहले बात करता हूं इस फोन के डिजाइन के मामले में। Realme ने यहाँ पे काम किया आगे पीछे ग्लास देके, ये काफी अच्छा काम है क्योंकि इससे पहले यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट आता था। इवन खुद Realme 8 Pro जो था वहां पर भी आपको पीछे पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैग देखने को मिलता था, लेकिन आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और पीछे भी ग्लास दिया जा रहा है। लेकिन पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन है इसके बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन ग्लास जरूर है। इसके साथ ही चारों तरफ की जो फ्रेम है वो मेटल की नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं बात करें ओवरऑल जो डिवाइस का जो लुक और जो प्रीमियमनेस है वो यहाँ मेंटेन इन्होंने कर रखी है। इसी के साथ ही इसका एक सनराइज कलर आता है जो कि धूप में जाती कलर बदलता है। मेरे ओपिनियन में वो एक टोटली गिमिक है, वो किसी मतलब का कोई यूजफुल फीचर नहीं है। अगर आपको इस टाइप का यूनिक फीचर चाहिए अपने फोन के अंदर कि उसका कलर चेंज हो जाए तो वो एक काम में आ सकती चीज, लेकिन रेगुलर आपको ब्लैक कलर ही अगर पसंद है तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे रेगुलर अवेलेबल्स हैं। लेकिन वो चीज वहां पे सिर्फ एक गिमिक है कि अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको थोड़ी दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आप खुद भूल जाए कि फोन के पीछे ग्लास चेंजिंग बैक है या नहीं है। सिर्फ वो एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं जो फंक्शनलिटी में यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हो। लेकिन डिजाइन बिल्ड में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं आखिर इन हैंड फील कैसा है, थिकनेस कैसी है, वेट कैसा है। और यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बेटर है क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस है वो है 7.99 mm की और जो वेट है वो है 182 ग्राम्स, जो कि 6.43 इंच के डिस्प्ले वाले फोन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। ना ही मैं इसे बहुत ही ज्यादा लाइट वेट कह सकता हूँ, ना ही बिल्कुल ही पतला फोन कह सकता हूँ, ना ही बिल्कुल ही भारी फोन कह सकता हूँ। ये एक बैलेंस्ड फोन है और जो बॉडी का वेट बैलेंस है वो भी यहाँ पे काफी सही है। और इन हैंड फील और चारों तरफ जो ग्लास दिया है उन सब के बावजूद भी इतना भारी नहीं लगता और पतला फोन काफी लगता है। ये कुछ चीजें फोन के साथ अच्छी हैं और इन हैंड फील जो होता है फोन का और जेब में रख के कैरी करना है वो, और साथ ही साथ फोन का फॉर्म फैक्टर यहाँ पे ऐसा है कि आप इसे आसानी से एक हाथ से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को एक ऐसा फोन पसंद है कि ना ही बिल्कुल ही छोटा हो ना ही बिल्कुल ही बड़ा हो, उस बीच की कैटेगरी में फोन यहाँ पे फिट होता है। इसी के साथ ही जो डिस्प्ले 6.43 इंच का है, ये एक FHD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है, एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गेमिंग के लिए। इसके साथ ही ये HDR कंपैटिबल है। यहाँ पे YouTube के अंदर HDR में आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन Netflix में HDR का सपोर्ट नहीं है। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है। Netflix के अंदर प्राइम वीडियो के अंदर ये HD क्वालिटी में वीडियो चला लेगा 1080p क्वालिटी में। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कलर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है वो है 1000 निट्स की, लेकिन वो से कुछ ही सर्टेन सिनेरियोज के अंदर आती है। रेगुलर नॉर्मल केस में ब्राइटनेस सही है और यहाँ पे कलर्स आपको काफी सही देखने को मिल रहे हैं। ये दो चीजें काफी अच्छी है। लेकिन रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। अब 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट में कुछ अच्छी चीज भी है, कुछ खराब चीज भी है। देखो, अच्छी चीज ये है कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये आपकी बैटरी बचा लेगा क्योंकि फोन में 4500 mAh की बैटरी है और जब हाई रिफ्रेश रेट होता है बैटरी ड्रेन ज्यादा तेजी से होता है। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता वो और बेहतरीन चीज होती, क्योंकि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का हर दूसरा जो फोन होता है वो इसी के साथ आता है। खुद Realme का GT Master भी इसके साथ आता है। वो एक ऐसी कमी मेरे को लगी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए था 120 हर्ट्ज का, और सेटिंग्स में ऑप्शन दे देते कि आपको 60 रखना है, 90 रखना है या फिर 120 रखना है, या फिर जो स्मार्ट स्विच होता है वो, जिससे यहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल सके और एक स्मूथली आप इसे यहाँ पे ऑपरेट कर सके।
ये चीज यहाँ पर अगर होती तो और एक बेटर चीज होती। इसके साथ ही 98% NTSC का कलर गैमेट आपको देखने को मिलता है और प्रॉपर जो सनलाइट विजिबिलिटी वो काफी सही है। लेकिन एक छोटी सी कमी यहाँ पे मेरे को बस ये लगी कि यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे जो चिन्ह है वो थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, जनरली इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटी सी चिन्ह आ जाए 25,000 रुपए के अगर ऊपर का सेगमेंट है तो, और उसके हिसाब से जो नीचे का जो चिन्ह का साइज है ना वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बात कर तो यहाँ पे इन्होंने स्टीरियो स्पीकर्स भी दे रखे जो काफी अच्छा काम किया, काफी ज्यादा लाउड है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। एक हेडफोन जैक आपको देखने को मिलता है तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन ओवरऑल बात करें ऑडियो क्वालिटी के मामले में तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का इक्वलाइजर वगैरह दे रखा है, तो अगर आप हेडफोन ईयरफोन यूज करेंगे तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे फील आ सकता है। लेकिन रेगुलर केस के अंदर मैं कहूंगा यहाँ पे एक सही ऑडियो को मिल रहा है, खास तौर पे स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह के साथ, यानी कि एंटरटेनमेंट और जो मल्टीमीडिया कंजम्पशन होता है वहां पे तो ये चीज फिट हो रही है। इसके साथ ही बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अब देखा तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हम इससे पहले भी देख चुके हैं, ये ऑप्टिकल बेस्ड है, अच्छे तरीके से काम करता है। और जब भी आप अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज करेंगे यहाँ पे आपको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस की जो लीनियर मोटर है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा क्वालिटी का हैप्टिक फीडबैक देगी और यूआई के अंदर भी आपको प्रॉपर हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। ये चीजें यहाँ पे कुछ इसको खास बना देती है कि हैप्टिक्स की क्वालिटी हल्का सा जो फ्लैगशिप लेवल होता है ना कुछ वैसी ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे इन्होंने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ एक नई चीज प्रॉमिस करी है और वो है हार्ट रेट सेंसर। अब हार्ट रेट सेंसर जो है वो खुद रियलमी का जो यूआई आता है वहां पे एक्सपेरिमेंटल फीचर के रूप में रखा गया है। इसका मतलब आप लोग समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि फीचर अभी रेडी नहीं था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल के रूप में डाला है, सिर्फ इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, कोई मेन फीचर है नहीं फोन का। उसके अंदर बिल्कुल ही बेसिक चीज ये है कि आपको अपनी फिंगर रखनी है हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर पे और उसके बाद ये आपको बता देगा। लेकिन क्या ये सच में एक्यूरेट बताता है? ये अभी एक्सपेरिमेंटल है और इसकी एक्यूरेसी पर अभी एक सवाल है, इतना ज्यादा एक्यूरेट चीज नहीं है। और इसके साथ ही बात की जाए तो ऑप्टिकल हार्ट रेट स्कैनर कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी फोन्स में देखने को मिली थी। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि लाइट जाएगी आपकी फिंगर से टकराएगी, अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे रिफ्लेक्ट होकर आएगी और उसके बाद सेंसर इस चीज को कैप्चर करके स्पेशल एल्गोरिथम से ये पता लगाएगा कि हार्ट रेट है वो यहाँ पे कितना है। ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे फोन में अलग अलग रूप से देखने को मिल चुकी है। इवन प्ले स्टोर पे कुछ एप्स आती है जिसके अंदर फ्लैशलाइट और मोबाइल की मेन कैमरा पे आप एक साथ हाथ रख के ये पता लगा सकते हैं कि आपकी हार्ट रेट क्या है। ये प्रॉपरली एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे किस तरीके से डिटेक्ट करती है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे कंडक्टर हो और अंदर उसके फ्लूइड वगैरह फ्लो हो रहा हो उसका भी यहाँ पे हार्ट रेट बताया जा सकता है, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एल्गोरिथम पे इनको काम करने की जरूरत है और उसको बेटर बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद ही चीज चली आएगी। ये कोई हार्डवेयर का फीचर नहीं है, ये उन्होंने बस हार्डवेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना उसका फायदा उठाने के लिए सॉफ्टवेयर डाला है। लेकिन रियलमी को मालूम है कि प्रॉपर तैयार नहीं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल फीचर के रूप में इसे डाला है। तो वो एक चीज है और इसीलिए कहा गया कि इसको एक्यूरेट रीडिंग ना माने और किसी भी हेल्थ डिवाइसेस से कंपेयर ना करे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है इधर। लेकिन इसी के साथ ही सबसे जरूरी बात आती है आखिर इस फोन में प्रोसेसर कौन सा है। वो है मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 जो कि कॉर्टेक्स A78 के 2 कोर के साथ आता है और 6 कोर है कॉर्टेक्स A55 के माली का G68 GPU और 6nm की टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल बात की जाए जो फोन की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे जो रैम यूज की जा रही है वो की जा रही है LPDDR4X और UFS 2.2 स्टोरेज। जी हाँ, और इसी के साथ ही जो परफॉर्मेंस है देखा तो डिसेंट परफॉर्मेंस है। डे टू टास्क नॉर्मल यूजर को कोई कमी नहीं आने वाली, वहां पे वो अच्छे तरीके से झेल लेगा, ऐसे कोई यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेगा। और डिमेंसिटी 920 ऑलरेडी काफी फोन्स में आ चुका है तो हमें एक अंदाजा लग चुका है कि एग्जैक्टली किस टाइप का प्रोसेसर है। देखा तो बैटरी एफिशिएंट है, बैटरी बचाता है और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी देता है। इसके साथ ही यहाँ पे हीटिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम को भी लगाया, जिसके अंदर आपको एक हीट सिंक एरिया देखने को मिलता है जो कि फोन के अंदर की जो हीटिंग है वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप फोन के अंदर लंबे समय तक गेम वगैरह खेल रहे हैं तो वहां पे थर्मल थ्रॉटलिंग ना हो, इसलिए ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है। और ओवरऑल बात करें जनरल परफॉर्मेंस फोन की और बाकी सारी चीजें फोन के अंदर अच्छे तरीके से चलती है। तो बेसिक डे टू डे टास्क किसी भी इंसान को यूज करना है उसके अंदर प्रोसेसिंग या परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी, ना ही कोई मेजर हीटिंग देखने को मिलेगी, ना ही कोई अनएक्सपेक्टेड बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जैसे की बात करें कनेक्टिविटी में तो यहाँ पे डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलता है, कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है और 5G के लगभग 7 5G बैंड्स को ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे बात यह है इधर कि इधर आपको 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलती है इस
Realme के फोन में। इसी के साथ ही बात करें यहाँ पे सबसे बड़े फीचर फोन के अंदर जो उन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट किया वो है कैमरा। कैमरा में बात किया तो ट्रिपल कैमरा है, लेकिन तीसरा कैमरा जो कि आप लोगों को मालूम है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो बिल्कुल ही यूजलेस है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा कैमरा उन्होंने डाला वो डाला 50 मेगापिक्सल का IMX766 OIS के साथ इमेज सेंसर। जी हाँ, इस पर्टिकुलर रेंज में जनरली आपको OIS या फिर इस टाइप का इमेज सेंसर देखने को नहीं मिलता। ये देखने को मिलता है 30,000 के ऊपर वाले फोन्स में मेजॉरिटली, और इस प्राइस रेंज में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पे आप अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे IMX766 से और इमेज प्रोसेसिंग में काफी अच्छा काम है, और वहां पे 25,000 रुपए के फोन के हिसाब से इमेजेस की क्वालिटी काफी अच्छी है। इवन काफी सारे फोन जो 25 से 30 की रेंज में भी आते हैं वो भी इसको यहाँ पे टक्कर नहीं दे सकते, खास तौर पे इमेज की क्वालिटी के मामले में। लो लाइट हो, डे लाइट हो, कलर रिप्रोडक्शन हो, ये कुछ चीजें यहाँ पे काफी बेटर देखने को मिल रही है। लेकिन 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता था। हालांकि मेन कैमरे में OIS का यूज करके काफी अच्छी चीज है, लेकिन वहीं बात करें क्या वीडियो रिकॉर्डिंग में OIS यूज होता है? यार ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो 720p में वीडियो रिकॉर्ड करता है, 1080p में वीडियो रिकॉर्ड करता है, 30 FPS 60 FPS में, और वहां पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको हल्का सा वीडियो क्रॉप देखने को मिलेगा, और वहां पे हल्का सा जिटरीनेस, शेकीनेस आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि वहां पे इन्होंने EIS को इंप्लीमेंट किया है थोड़े बेटर रिजल्ट्स के लिए, जिससे स्टेबलाइजेशन बेटर हो, लेकिन वीडियो क्वालिटी उस लेवल की नहीं आ पाई जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन रहती किसी फ्लैगशिप लेवल कैमरा से। और वहीं बात करें 4K में तो सिर्फ 30 FPS में रिकॉर्ड करता है, 60 FPS में नहीं। और 4K 30 FPS में किसी भी टाइप का स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, ना EIS ना OIS कैसा भी। तो वो एक चीज है, अगर ये OIS EIS का थोड़ा बेटर इंप्लीमेंटेशन करे वीडियो के अंदर भी, वो एक अच्छी चीज होगी। क्या ये सॉफ्टवेयर अपडेट से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि Realme वाले इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट से चीज इनेबल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक चीज है। लेकिन फिलहाल के तौर पे वीडियो क्वालिटी के अंदर थोड़ा और काम होने की जरूरत है। वहां पर अगर स्टेबलाइजेशन अगर OIS का यूज करे या फिर और अच्छी इमेज क्वालिटी देखने को मिले वीडियो के अंदर भी, वो एक बेटर चीज है। जैसे आपको स्टिल इमेजेस देखने को मिलती है वो है। इसी के साथ ही 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, वो मैं कहूंगा कि सही सेल्फीज ले लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और देख सकते किस टाइप की सेल्फीज है। और इसी के साथ ही स्लो मोशन में 1080p 480 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और 720p अप टू 960 FPS में स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है इस फोन के अंदर। इसके साथ ही बात किया तो फोन के अंदर जो UI है वो है Realme 3.0 आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ आ रहा है। बहुत अच्छी चीज है कि इस जमाने में Android 12 देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी काफी सारी कंपनीज अपने फोन्स जो लॉन्च कर रही हैं वो यहाँ पे लॉन्च कर रही है Android 11 के साथ। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देना अच्छी चीज है। Realme UI अच्छे तरीके से काम करता है, सारे फीचर्स यहाँ पे काम करते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी है, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जितने भी फीचर्स है वो है। यहाँ तक की बात करें जो Android 12 के जो फीचर्स होते हैं प्राइवेसी वाले, वो सब देखने को मिल रहे हैं। और Realme UI ने यहाँ पे सही काम किया, फास्ट है, फ्लूइड है, काफी सही चीज है। बस एक छोटी सी दिक्कत मेरे को यहाँ लगती है कि ब्लोटवेयर यहाँ पे थोड़े ज्यादा, जैसी फोन आप बूट करेंगे बहुत सारे ब्लोटवेयर आ जाएंगे। इस लेवल पे देखा तो ब्लोटवेयर थोड़े कम करने की जरूरत है। अगर ब्लोटवेयर वाली चीज अगर थोड़ी कम हो जाए तो Realme UI की जो स्किन है वो यहाँ पे काफी जबरदस्त है। दिखते आने वाले टाइम में यहाँ पे किस टाइप की स्किन और देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही फाइनली बात करें तो फोन के अंदर जो बैटरी वो है 4500 mAh की, लेकिन जो चार्जिंग सपोर्ट करता है वो करता है यहाँ पे 60 वॉट की, और 65 वॉट का चार्जर है। अब देखा जाए तो 0 to 100 जाने में लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है, जो कि मेरे हिसाब से सही टाइम है। ऐसे कोई बिल्कुल ही अल्ट्रा क्रेजी फास्ट नहीं, क्योंकि अभी हम 100 वॉट 120 वॉट की चार्जिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन एक सही टाइम है। और जो 4500 mAh की जो बैटरी है वो देखा जाए तो लगभग एक दिन आपका निकाल सकती है, लेकिन मेरी नजर में बैटरी अगर थोड़ी और बड़ी देते तो वो एक बेटर चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या इस फोन के प्रोज और कॉन्स हैं। देखो इस फोन के अंदर अच्छी चीज यहाँ पे मेरे को इसका डिस्प्ले लगा, जो इमेजेस आती है फोटोग्राफी की वो अच्छी है यहाँ पे। इसके साथ ही Android 12 मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। चार्जिंग की स्पीड भी ठीक देखने को मिल रही है, और फोन की परफॉर्मेंस भी यहाँ सही है। यहाँ पे जो फोन का जो डिजाइन है, आगे पीछे ग्लास बैग और फिर भी स्लिम है, वो एक सही चीज है। और कॉन्स वगैरह के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर OIS काम नहीं कर रहा है, वो एक दिक्कत है। और यहाँ पे बात की जाए तो डिस्प्ले देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन 90 हर्ट्ज की जगह 120 हर्ट्ज देते, और हाँ नीचे की चीज अगर छोटी कर देते तो वो एक बेटर चीज होती। तो मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि Realme GT Master भी कभी कभी इसी प्राइस रेंज में आ जाता है। देखो Realme GT Master से कुछ चीजों में आगे निकल रहा है, बेटर बिल्ड क्वालिटी में, बेटर बात किया तो कैमरास के अंदर, और स्टीरियो स्पीकर्स हो गए,
ये कुछ चीज़ें जहाँ पे ये Realme का 9 Pro Plus आगे निकलता है GT Master से, लेकिन बात है कि GT Master निकल जाता है आगे अपने प्रोसेसर के कारण। अब बात ये कि GT Master मेरे को लगता है कि अभी सिर्फ अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि Realme वाले शायद उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे और 9 Pro Plus उसकी जगह ले लेगा। और Realme 9 Pro Plus क्या 25,000 की रेंज में सही फ़ोन है? देखो, बात की जाए तो कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी कर रहा है और कुछ चीज़ों में यहाँ पे इन्होंने सही काम किया है। अब फ़ोन की जो कीमत है अगर 22-23 से अगर शुरू करते तो वो एक बेटर चीज़ होती। हालांकि 25,000 में दे रहे हैं और 2,000 रुपये का HDFC का ऑफ दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको HDFC का ऑफर मिल रहा है तो जो बेस वर्जन है इसका 6GB रैम 128 GB वाला, वो यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एक बात है कि यह कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, और देखा जाए तो ये एक चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। तो अभी के हिसाब से फ़ोन देखा जाए तो सही है, लेकिन कीमत अगर थोड़ी कम होती तो बेटर होता। लेकिन हाँ, Realme वालों ने पहले से एक इम्प्रूव्ड फ़ोन बनाया है और 8 Pro के कंपैरिजन में काफ़ी दूसरे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। देखते हैं आगे की कहानी कैसी रहती है। और एक चीज़ मेरे को एक देखनी है कि आगे चल के Realme वाले इसमें अपडेट्स किस तरीके से डिलीवर करते हैं। Android 12 तो दे दिया, लेकिन फ्यूचर के एंड्रॉइड वर्जन में वो एक देखने वाली बात होगी। बाय द वे, अगर आप लोग फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हो, लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन कमेंट में, वहां जाकर आप इस फोन को ले सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।